तकरीबन 2 साल की मेरी एज थी जब पोलियो की वजह से मेरी दोनों लेग्स इफ़ेक्ट हुई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में अवेयरनेस इतनी नहीं थी पोलियो के हवाले से। सो उस वक्त ट्रीटमेंट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। पेरेंट्स का मैं इकलौता बेटा, 2 बहनों का मैं अकेला भाई, तो बहुत उन्होंने इलाज की कोशिशें की। लेकिन मेरा बचपन जो है वो बच्चों के ट्राईसाइकिल पर गुज़रा। वो जो 3 पहियों का साइकिल आप में से शायद बच्चों ने देखा हो, उसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन के साथ मैं उस पे मूव किया करता था, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए उस वक्त व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल नहीं होती थी। वक्त गुज़रता गया, घर के एक नज़दीकी ट्यूशन सेंटर पर मेरी इब्तदाई तालीम हुई और तकरीबन 13 साल की एज में ग्रेजुअली मेरी आई साइट का प्रॉब्लम सामने आया, जो रेटिना डिटैचमेंट था। उस वक्त चूँकि इतना एडवांस ट्रीटमेंट की ऑप्शंस नहीं थी, तो ग्रेजुअली जब नज़र वीक होना शुरू हुई, डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने एक आँख का रेटिना डिटैचमेंट का और दूसरे का ग्लोकोमा डायग्नोस किया, लेकिन ट्रीटमेंट की कोई ऑप्शन उनके सामने नहीं थी। तो विदिन 6 मंथ्स मेरी आई साइट का जो है वो टोटल लॉस हो गया। और ये बात 1984 की है, जब मेरे दोनों फ़िज़िकल चैलेंजेस के साथ मैं अपने घर पे था और उस वक्त कोई लाइफ का सामने गोल नहीं था। लाइफ डिसफंक्शनल हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि घर में अपने वालिदैन के साथ आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिसके सामने कोई रोल मॉडल भी ना हो और दुनिया में कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप भी उस वक्त सामने ना हो, तो उसकी फ़ीलिंग्स कैसी होंगी। ऐसे में मुझे याद है कि मोहल्ले की एक ख़ातून हमारे घर आई और मेरी इयादत के लिए आई थी और मेरी अम्मी से आके उन्होंने बहुत इज़हार अफ़सोस किया और मेरे कानों ने ये अल्फ़ाज़ उनकी ज़ुबानी सुने। उन्होंने अम्मी से ये कहा कि आप दुआ करें कि इस बच्चे को आपकी ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला वापस अपने पास बुला ले, क्योंकि इसके लिए इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपके बग़ैर, सहारे के बग़ैर चलना बहुत मुश्किल होगा। उन ख़ातून के इन अल्फाज से मेरे दिल पर तो जो गुज़री सो गुज़री, लेकिन दिमाग उससे खुल गया। और दिमाग यूँ खुला कि मैं सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को दुनिया में पैदा किया हो और उसका कोई मकसद ना हो। मैं रेडियो सुना करता था, रेडियो मेरी यूनिवर्सिटी बनता चला गया और मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ नशरियाती इदारों से कनेक्ट रहते हुए बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है कि आई साइट के प्रॉब्लम से पहले ही, चूँकि मुझे लिखने का शौक़ था, तो रेडियो से मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बच्चों की जो कहानियाँ सुना करता था, तो उन्हें मैं मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए लिखा करता था। तो रेडियो सुनने का शगफ़ बचपन से ही था। तो रेडियो आई साइट के प्रॉब्लम के बाद भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा सोर्स बना मोटिवेशन का। मैंने दुनिया में जाना कि बहुत सारे लोग मेरे अलावा भी ऐसे हो गुज़रे हैं और हैं जिनका कोई ना कोई ऐसा फ़िज़िकल चैलेंज है और वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, लेकिन उस लाइफ़स्टाइल के चेंज के साथ वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे अंदाज़ में ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी आसान होने लगती है। रेडियो सुनते सुनते मुझे शौक़ पैदा हुआ और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर बात करने की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सलाहियत मौजूद है। मैं बात बहुत पुरअसर करने वाले लोगों को सुना करता था, तो मुझे इस बात का शौक़ पैदा हुआ कि बात को खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान करने का उसलूब भी सीखा जाए। सीखना शुरू किया। बचपन में कैसेट्स पर अपनी आवाज़ में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किया करता था, जो मैं ही सुनता था, इकलौता लिस्टर होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ बढ़ता चला गया और एक वक्त आया कि जब घर पे टेलीफ़ोन हमारे घर में कनेक्शन लगा, तो रेडियो पे FM 100 की नशियात का आगाज़ हो चुका था, जहां लाइव टेलीफोन कॉल्स ब्रॉडकास्ट होती थी। बस फिर क्या था, मुझे मौका मिल गया अपनी आवाज़ को ब्रॉडकास्ट करने का। मैंने टेलीफ़ोन कॉल के थ्रू अपनी आवाज़ को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया और उस ज़माने में 95 की आपको बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में नेटवर्क पर जबकि इतना इंटरनेट और ये सोशल मीडिया नहीं था, तो FM ट्रांसमिशन काफ़ी पॉपुलर होती थी। तो मेरी आवाज़ में नशर होने वाली कॉल्स ने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। मेरे अल्फाज और मेरी बातचीत ने लोगों की तवज्जो हासिल करना शुरू की और यही सोर्स बना डॉक्टर सदाकत अली साहब से भी मेरे इंट्रोडक्शन का।
आपको ये बताऊं कि डॉक्टर सदाकत अली ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। वो बहुत ही इंसान दोस्त और आला इंसान है। वो जानते हैं कि किस तरह किसी शख्स की स्किल्स को पॉलिश किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है और फिर उसको निखारा और संवारा जा सकता है। तो रेडियो ही वो सोर्स बना। तो उन्होंने मुझे 1997 में अपने एक प्रोजेक्ट 1 मिनट मैनेजर के लिए टेली मार्केटिंग के लिए इनवाइट किया। और हुआ ये कि मेरे पास कुछ पैसे थे जो वालिद साहब ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे अपनी रिटायरमेंट पर। तो मैंने डॉक्टर सदाकत अली साहब से मशवरा किया कि ये पैसे मैं किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि किसी के साथ कारोबार में इन्वेस्ट तो करेंगे, 2-4 महीने प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन असल रकम जाती रहेगी। तो इसे तो आप अपने अकाउंट में ही रहने दें। अलबत्ता आपकी गुफ्तगू की जो स्किल है उसको मैं चाहूँगा कि मज़ीद आप इस्तेमाल करें अपने अर्निंग सोर्स के तौर पे। सो उनकी किताब 1 मिनट मैनेजर का न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट जाने लगा। मेरा घर का नंबर पब्लिसाइज़ होता था, मुझे कॉल्स आती थी और फिर उस टेली मार्केटिंग में मैंने हज़ारों की तादाद में उस बुक को जब सेल किया। तो उसके बाद 1999 में डॉक्टर सदाकत अली ने मुझे अपने इदारे में इनवाइट किया, जॉब अपॉर्चुनिटी दी, जो मैंने टेलीकम्युनिकेटर के तौर पे जॉब स्टार्ट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जेक्टिव और अब मैं विलिंग वेज के लिए एग्जेक्टिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम कर रहा हूँ। डिवोर्स की रेशो बढ़ने की वजह अगर आप देखें तो उसमें जल्दी से किसी को अपना बना लेने और फिर जल्दी से उसे छोड़ देने की जो रेशो है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे अचानक काम कर रहा है। एक्चुअली हमारी ज़िंदगियों में अगर आप जायज़ा लें तो हमारी ज़िंदगी में आपको अचानक काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो अचानक से मोहब्बत का हो जाना है, एक्चुअली यही वो मसला है। जिन लोगों को अचानक से मोहब्बत होती है उनको अचानक से दूरी भी होती है। लेकिन अगर इस अचानक हो जाने से पहले इस बारे में सोच लिया जाए कि मोहब्बत या ताल्लुक़ भी एक मरहलावार बनने वाली चीज़ है। मुझे अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से करीब आके तारीफ़ करने लगते हैं तो मुझे उनसे थोड़ा डर भी लगने लगता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो बाद में आपको आसमान से ज़मीन पर भी गिरा सकते हैं। तो डिवोर्स में जल्दी से किसी की लाइकिंग में चले जाना, जल्दी से उसको आइडियलाइज़ कर लेना और फिर जल्दी से उससे दिल भर जाना, उसकी वजह यह है कि आप बहुत ज़्यादा एक फैंटेसाइज़ कर लेते हैं रिश्ते को, एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और आप लॉजिकल वे में उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे होते। एक और वजह डिवोर्स के रेशो के बढ़ने की ये है कि हमारे अंदर ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। हम दूसरों को कॉपी करते हैं, हम अपने आप को भी कॉपी करते हैं। आप ये देखिए कि हम जो करते हैं हम दोबारा भी वही करते हैं और पहले से ज़्यादा करते हैं। सो इसी तरह हम दूसरों को भी जब ये देखते हैं कि वो जल्दी से रिश्तों में जाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। ख़वातीन में देखा गया है कि जब किसी की फैमिली में किसी एक लड़की को डिवोर्स होती है तो आप हैरान होंगे कि रेशो के मुताबिक 6 माह के अंदर उसी ख़ानदान में किसी दूसरी खातून को भी डिवोर्स होती है। वजह ये कि कोई दूसरी खातून उसी ख़ानदान में जब ये देखती है कि मेरी फ़लाँ रिश्तेदार ने डिवोर्स ली है तो वो सोचती है कि उसे नज़र आने लगता है कि अच्छा मेरे रिश्ते में भी ये ख़ामियाँ हैं तो फिर तो ये काम मैं भी कर सकती हूँ। सो इसका सलूशन ये है कि आप किसी भी रिश्ते को बनाते हुए उसके SOPs, उसके प्रोटोकॉल्स को जहन में रखें। स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, लॉजिकल वे में। इतनी कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रातों रात जल्दी से रिश्ता बने, क्योंकि जब आप जल्दी से रिश्ते बनाएंगे तो जल्दी से टूटेंगे। सो थोड़ा टाइम लें, स्पेस लें, गौर व फिक्र करें, सोच विचार करें, मशवरा भी आप ले सकते हैं। और ऐसे में जब आप कोई रिश्ता बनाएंगे तो उसे एक बहुत बुनियाद अच्छी और मजबूत मिलेगी। हम सब इंसान हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे कमज़ोर लम्हे आ सकते हैं जिनके साथ आप मायूसी में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ताला कायनात से मायूस नहीं होता, देखिए कितनी दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान कितनी गलतियाँ करते हैं, रात दिन कितने मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी अगली सुबह का सूरज तुलू होता है तो वो पैगाम लाता है कि अल्लाह अभी कायनात से मायूस नहीं है। इंसान दुनिया में कितने ज़्यादा नुकसानात पहुंचाता है दूसरे इंसानों को, लेकिन फिर भी ऐन उसी लम्हे कोई दूसरा इंसान दुनिया में
जन्म लेता है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान से अल्लाह मायूस नहीं है। सो अपनी मायूसी को डील करने का बेहतरीन तरीका ये कि हम कायनात पे गौर व फिक्र करना शुरू कर दें। हम ज़रा मौसमों को देखा करें कि मौसम भी तो बदलते हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो हमसे भी अबतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में मायूसी को डील करने के लिए अपने आप को ताज़ा दम और तरोताज़ा रखना चाहिए, रिसर्च से कनेक्ट होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि दुनिया में कुछ दूसरे लोग जो इन्हीं मुश्किलात से दो चार हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे कोप अप किया। अगर हमसे पहले किसी ने कोई मसला हल कर लिया तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, और अगर हमसे पहले किसी के साथ हमारे जैसा मसला आया ही नहीं तो फिर हम पहले वो शख्स बन सकते हैं, पायनियर बन सकते हैं जो इस तरह का कोई भी मसला हल करके दिखा लें। मेरा मैसेज ये होगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो मैं आपको एक ब्लैंक मैसेज देता हूँ जिसमें हौसला, हिम्मत, तवानाई, उम्मीद और यकीन से मिलते जुलते जितने लफ्ज़ हो सकते हैं वो आप उसमें लिख लीजिए और उसी को अपने लिए महफूज कर लीजिए। जब जब मायूसी की लहर आप में पैदा हो, इस मैसेज पे एक नज़र डाल लिया कीजिए।